अपोजिशन के शोर शराबे इत्तेहादियों की नाराज़गी के बीच वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2026-27 का 18,771 रुपये हुजम का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया, जिसमें सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें और रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई, जबकि कम अज़ कम माहाना उजरत में 10% इजाफे की सिफारिश की गई। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने मुल्की मईशत, दिफाई कामयाबियों, सफारती पेशरफ्त, FBR इस्लाहात, नौजवानों, किसानों और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हुकूमती इक़दामात का तफसीली खाका पेश किया। इस बजट में मज़ीद क्या था, आपके सामने अहम बजट तजावीज़ रखते हैं। कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले वफाकी बजट की अहम तजावीज़ ये हैं। 18 खरब 77 अरब से ज़ायद बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजावीज़ हैं। मजमूई तरक्याती बजट में 3675 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। दिफाई बजट के लिए 3000 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 17% ज़ायद है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह में कमी का ऐलान किया गया है। सेंट्री पैड्स और माने हमल अद्वियात पर टैक्स के खात्मे की तजवीज़, 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स की जो आमदन है उस पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। क्रेडिट डेबिट कार्ड की बैनुल-अक़वामी ट्रांजेक्शन पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़, 20 करोड़ रुपये सालाना माल फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर 1% फिक्स टैक्स की तजवीज़ दी गई है। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ अहम इजलास हुआ सूबों के तरक्याती बजट में, जिसमें कमी का फैसला किया गया कि तरक्याती बजट जो हैं वो कम किए जाएँ। सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब का है, जो 1450 अरब रुपये से कम हो के अब इनका पंजाब का तरक्याती बजट 749 अरब रुपये रह गया है, जबकि बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में से कोई कटौती ना करने का फैसला किया गया है। यूँ बलूचिस्तान से 308 अरब रुपये का तरक्याती बजट बरकरार रहेगा। कौंसिल की मंजूरी के बाद सिंध का तरक्याती बजट 816 से कम करके 706 अरब रुपये और KP का तरक्याती बजट 564 अरब रुपये से 455 अरब रुपये का रह गया है। तरक्याती बजट में होने वाले 920 अरब रुपये की कमी में 701 अरब रुपये पंजाब के हिस्से से काटे गए हैं, जबकि सिंध और KP के हिस्से से बिलतरतीब 110 और 109 अरब की कटौती हुई है। यानी पंजाब के तरक्याती बजट का 48% से ज़ायद का हिस्सा जो है वो कटौती की नज़र हो गया है और सिंध और KP के बजट में से तकरीबन 13.5 और तकरीबन 19.25% रकम काटी गई है। इसी बारे में अब बात करेंगे कि ये आज जो बजट पेश किया गया, क्या ये अवाम दोस्त बजट है, इससे आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर आएगा। हमारे साथ आज लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं ज़की एजाज साहब, आप नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर कॉमर्स के। हमारे साथ ज़फ़र मोतीवाला साहब मौजूद हैं, आप माहिर मईशत हैं। हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं एक न्यूज़ इस्लामाबाद से, और फ़हीमुर रहमान सैगल साहब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब आपसे ज़रा ब्रीफली ज़रा बताइएगा कि क्या हुआ, क्या आज का बजट कैसे आसानी से हुकूमत ने पेश कर लिया, और इससे पहले जो मोहसिन नकवी साहब बिलावल भुट्टो साहब को लेके आए, क्योंकि हमने गिलगित में तकारीर सुनी, मामलात मुख्तलिफ थे, कुछ मामलात गड़बड़ भी थे, तो हुआ क्या आज ईवान में, क्या देखा गया? ईवान में जाने से पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो थोड़ा नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि हम आज बाइकआउट करेंगे, इस तरह की बातें की गई। लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि नहीं, हम कुछ लोग आएंगे और बिलावल साहब इस बजट इजलास में नहीं आएंगे। लेकिन जो बात वहाँ उनके चैम्बर के इर्द गिर्द हमारे ज़राए से जो बात हुई, उनमें यही था कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं GB इलेक्शंस के ऊपर, और वहाँ पे जो अभी दोबारा गिनतियाँ शुरू की जा रही हैं उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो सागदार साहब भी आए, वफाकी वज़ीर कानून भी आए, लेकिन वो उनके साथ नहीं गए। ताहम कुछ 10-20 मिनट के अंदर ही मोहसिन नकवी साहब आ गए और वो खुशो खरम उनके साथ चले गए। बजट में बजट तो आसानी से पेश कर दिया गया, लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन का ये था कि वो एहतजाज करेंगे, उन्होंने एहतजाज भी किया, वहाँ पे नारे भी लगाए, और जब वज़ीर आज़म आए तो उनके हवाले से भी नारे लगे। वज़ीर ख़जाना को भी काफ़ी परेशानी का सामना था, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपने डाइस के ऊपर खड़े हुए बजट पेश करते रहे, और उन्होंने स्पीकर का घेराव किया, उन्होंने जो वज़ीर ख़जाना है उनका घेराव किया। कल जो इजलास होगा उसमें तकरीर भी करेंगे महमूद खान अचकज़ई, और वो अपनी जो बातचीत है वो करेंगे। तो ये बजट जो तो गुलाम मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा, लेके आ जाए, क्या ये आप देखें ना, हर साल बजट मंजूर तो होता है, कितना मुश्किल था, कितना आसान था हुकूमत के लिए? ये तो जो मैं सुन रहा हूँ बातें, बड़ी आसानी से सब कुछ हो गया।
देखिए, हुकूमत के लिए कभी भी बजट आसान नहीं होता, क्योंकि आज के बाद एक तनकीद का सिलसिला है जो शुरू होगा और शुरू हो भी चुका है। पहले तो इब्तदाई वहाँ पे, क्योंकि इसहाक डार का खासे जो है ना वो परेशान थे जब वो ईवान में आ गए, और उस वक्त तक बिलावल भुट्टो नहीं आए थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उनको पता चला कि मोहसिन नकवी साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को लेके आए हैं ईवान में और पीपल्स पार्टी को लेके आए हैं, तो फिर भी उनकी परेशानी जो थी वो थोड़ी और मज़ीद गहरी हुई। बल्कि अगर आप उस वक्त की फुटेज देखें तो वो नज़र आ रहा है कि वो कुछ थोड़े बेचैन हैं इस हवाले से। तो उनको अगर पोलिटिकली वो बात मान के आते या मोहसिन नकवी साहब की बात मान के आए तो वो तो खैर है, तो दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं। लेकिन जो अपोजिशन की जानिब से रवैया था वो भी उनको पहले ही हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पता था कि आज वो क्या होने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब। हुकूमती बेंच पे बेचैनी थी। ज़फ़र मोतीवाला साहब, ये हम सुनते तो हैं हर मरतबा ये बयान आ जाता है, ये अवाम दोस्त बजट है या नहीं है, किस तरह से देखेंगे इसे? देखिए, पहले तो अवाम दोस्त में वो जो वर्ड कहते हैं ना, आम आदमी के लिए है कि नहीं है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अब आम आदमी और ख़ास आदमी में कोई फ़र्क नहीं रहा है। ख़ास आदमी भी उतना ही परेशान है जितना आम आदमी परेशान है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि 90% ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान परेशान है। ये मेरी 100% मेरी रिसर्च है कि भाई इस पर परेशानी बढ़ रही है। अब चक्कर ये है कि थोड़े मराद दिए, अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के बजट से तो ये बेहतर है, क्योंकि इसमें जो लास्ट ईयर में इम्पोर्ट की गई थी चीज़ें उसमें थोड़ी सिंबॉलिकली ही भले उसमें जगह दी गई है। पहले तो सैलरी पेशा जो हैं गवर्नमेंट के, उनके ऊपर 7% बढ़ाना, फिर 7% पेंशन में बढ़ाना, फिर उनके टैक्स ब्रैकेट्स में कहीं पर 5%, कहीं पर 6% कम करना, फिर कंस्ट्रक्शन को ऊपर जो टैक्सेशन थी उस टैक्सेशन को ऑल कर दिया, ख़त्म करना और सिंबॉलिकली थोड़ा सा रख देना। फिर फिक्स्ड इनकम कर दी है, फिक्स टैक्स कर दिया है शॉपकीपर्स है, जिसके वजह पहले बहुत बड़ी झगड़े हुए हैं लास्ट FBR के चेयरमैन से एसोसिएशंस के। तो ये सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन जो हम ये जंग की वजह से जो परेशानी आई है और जो हमारे पर सैलाब आया है और जो वो खुद भी एडमिट कर रहे हैं, तो उसका एक ये मसला हो गया है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब अगर पर कैपिटा इनकम $1900 भी होती है तो उस घर का $2600 अब खर्चा है, तो हर जगह खसारा है $500-600 का। अब वो $500-600 की वजह से परेशान है। किसी का यह है कि अगर वो कमा रहा है तो घर का खर्चा बढ़ा है, तो अगर वो $1000 कमा रहा है तो घर का खर्चा $1500 या $1300 होगा, चले कम करते हैं, तो भी वो परेशान है। तो हर एक का गैप आप कह रहे हैं तो परेशानी बढ़ी है, वो कम नहीं हुई। बजट तो आया, ठीक है, आपने कहा पिछले साल की निस्बत बेहतर है, ठीक है। आगे $105 जकी साहब, $105 जी ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया ज़फ़र साहब। जकी साहब बताइएगा, आप बताइएगा कि कैसा इसको बजट को आप देखते हैं, क्या ये वाकई अवाम दोस्त बजट है? पहला सवाल तो यही है। देखिए, आज की ज़रा मैं बजट की थोड़ी सी हाइलाइट्स आपके साथ पेश करना चाहूँगा पहले कि आज का जो बजट है, टोटल बजट ये 19,300 अरब का है और लास्ट ईयर ये 8,870 अरब का था जी। इसके अंदर 423 अरब की इंक्रीज़ देखी गई है, ठीक है। इसी के साथ जो FBR का जो टैक्स कलेक्शन था जो 2025-26 का था वो 12,970 अरब था, और अब जो 2026-27 का है ये भी एक सेम अमाउंट रखी गई है 12,970 अरब। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जनरेट होता है कि क्या ऐसी बात है कि क्या गवर्नमेंट टैक्स बेस बढ़ाने में नाकाम है, पहली बात। साथ साथ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर 3500 अरब था और अब जो रखा गया है वो 4,845 अरब रखा गया है, यानी कि 1,345 अरब की इंक्रीज़ है। इससे क्या होगा कि आपकी महंगाई आएगी, यानी कि लेवी जो है वो आपकी और बढ़ेगी और आपकी महंगाई आम आदमी के लिए, और जब आम आदमी के लिए होगी तो वो कैसे गुजारा करेगा, जबकि उसकी इस साथ साथ नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो था लास्ट ईयर 9,300 अरब और इस साल 10,300 अरब का प्रेजेंट किया गया है, यानी कि 1,000 अरब की इसमें ग्रोथ देखी गई है। जो फेडरल PSDP था लास्ट ईयर 1,150 अरब था, इस साल उसको 1,000 अरब कर दिया, यानी कि 150 बिलियन की इसमें रिडक्शन है।
अब हम इसको बात करते हैं सर आज के बजट के ऊपर। देखिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं बहुत 3-4 सालों से। तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 30 अरब के ऊपर या 32 अरब के ऊपर जमूद हो गई है, और इस बजट के अंदर अभी तक हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को बढ़ाने के हवाले से आज कोई चीज़ सामने नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यस, जो डोमेस्टिक हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी, उसमें 2 सेक्टर की बात की थी, एक कंस्ट्रक्शन की और एग्रीकल्चर की। तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर आज जिसमें मैं समझता हूँ कि 4% की टैक्स की कमी की गई है। जो फ़रोख्त के ऊपर 5.5% था उसको 2.75% किया गया है, और ख़रीदारी के ऊपर 2.5% था उसको 1.25 किया है और फिक्स कर दिया है। तो तकरीबन इस पर 4% की इसमें कमी देखी गई है। मैं ये समझता हूँ कि इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बेहतरी आएगी, इससे जो अलाइड इंडस्ट्री है वो भी उस पर भी बेहतरी आएगी, जो 70 से 80 इंडस्ट्री है। लेकिन साथ साथ कुछ और चीज़ें भी की गई हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स था, जो इंटरनेशनल बाइंग के ऊपर था 5% था, उसको 0.5 किया गया है। और जो होलसेलर और रिटेलर के हवाले से बात की थी 99B के हवाले से, उसके ऊपर 25,000 किया गया है। और इसी तरह जो हमने एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से बात की थी कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने जो 2% था जो टैक्स था एक्सपोर्टर के ऊपर, वो कम करके 1.25 कर दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, पहले 1% था एडवांस इनकम टैक्स जो कि एडजस्टेबल था, और जो मिनिमम टैक्स है वो 1% था, उसको 1.25 कर दिया, यानी कि 0.25% ज़्यादा कर दिया है। तो 1% पहले एडजस्टेबल था, उसको ख़त्म किया है, और जो मिनिमम टैक्स था उसको 1% से 1.25% कर दिया, यानी कि उसमें 0.2% की ग्रोथ देखी गई है। इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप यहीं से, आपकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी है। मैं फ़हीम रहमान सहगल साहब ने भी ज्वाइन कर ली है, मैं चाहूँगा उनकी भी राय आ जाए, फिर हम इसी को बात को आगे लेके चलेंगे। सहगल साहब, किस तरह से इसे आप देखते हैं? कैसा बजट है? अवामी बजट है? बिजनेसमैन के लिए इसमें क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बिजनेस कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही थी कि डेफिनेटली गवर्नमेंट कह रही थी वी आर इनटू IMF प्रोग्राम, तो उस हवाले से हम भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेन हमारी डिमांड थी लॉ चैम्बर के हवाले से अगर मैं कहूँ, तो उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से हम कहते थे कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि इसके साथ अलाइड इंडस्ट्री है बहुत बड़ी 40+ इसके जो है ना कंस्ट्रक्शन के साथ आपकी कंस्ट्रक्शन के रेलेवेंट जो है बहुत सारी इंडस्ट्री इसके साथ रियल एस्टेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो उस हवाले से बड़ी एक प्रोमिनेंट गवर्नमेंट ने इसको रिलीफ दिया है। तो मैं समझता हूँ इस सेक्टर में ना सिर्फ लोकल हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी, और जो कैपिटल ड्रेन हो रहा था दुबई में, वो भी वहाँ पे जाके जो डंप हुआ है, मेरे ख्याल में इस हवाले से वहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाने में बड़ा यानी अच्छा वो जो यानी इन्वेस्टमेंट अच्छी आएगी, मैं ये समझता हूँ। FBR के मुताबिक जो रिफॉर्म सामने आ रही है, FBR टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल जो इंट्रोड्यूस कराने जा रही है गवर्नमेंट, नेशनल फेसलेस सेंटर जो बनाए जाएंगे, ये भी एक बड़ा अच्छा, अब ये देखें इसका क्या मॉडल क्रिएट होता है। जिस तरह हमने कस्टम में देखा, फेसलेस सिस्टम की वजह से बहुत चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बिटवीन टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के दरमियान खत्म होगा। तो मैं समझता हूँ करप्शन का एलिमेंट खत्म होगा, और वहाँ पे जाके जो उन्होंने ये भी बताया कि FBR का अमला प्रीमिसेस में नहीं जा सकेगा। तो ये मैं समझता हूँ जो FBR में जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम डिमांड कर रहे थे इन्फोर्समेंट और हरासमेंट, और जो लोग एक दूसरे के साथ वहाँ पे जाके यानी वहाँ पे डराया धमकाया जाता है, तो इस हवाले से भी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ये मॉडल किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, इसकी लेटर ऑन इसके फीचर्स आएंगे। लेकिन एक बात में मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हमारा GDP, हमारी इकोनॉमी का GDP में जिस बड़े सेक्टर का हिस्सा है 19 to 20% एग्रीकल्चर सेक्टर, वो खामोश है, उसको कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। और मैं समझता हूँ क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि इसी जो कल फाइनेंस जो बिल पेश किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें बताया गया था कि हमारी आबादी अब 252 मिलियन हो गई है, यानी मजीद बढ़ रही है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारा जो ये जो आपके एक्सपोर्ट सेक्टर में
ये जो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ नहीं आई, तो आपका ये फूड सिक्योरिटी के हवाले से बड़े खदशात होंगे। और मुझे ये भी बात हम हर फोरम पे कहते थे BISP प्रोग्राम के हवाले से कि इसकी जगह आप यही पैसा जो है आप ट्रांसफॉर्म करें अपनी SMEs को, उनके लोन बढ़ाएं, उनके लिए कोई वोकेशनल ट्रेनिंग और ये जो आपकी स्किल डेवलपमेंट के जो इदारे हैं उनको आप इनहांस करें, ये पैसा वहां लगाएं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 17% की फेयर इंक्रीमेंट कर दी गई है BISP प्रोग्राम में, और ऑन दी अदर हैंड 9.1 बिलियन आपने रखे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए। मैं तो समझता हूँ कि ये जो ये इन इदारों के तो ऑपरेशनल जो चार्जेस होते हैं या ऑपरेशनल जो फंड्स होते हैं ये उसके लिए भी नाकाफी है। तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी कौम को हमारे जो बेस्ट पोटेंशियल है इन शेप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज उनके लिए पैसा खर्च करना चाहिए था। IT सेक्टर में भी मुझे इतना रिलीफ नजर नहीं आया, तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंस बिल ठीक है फ़हीम साहब, बिल्कुल ठीक है। मोतीवाला साहब, ये जिस तरह से कुछ सेक्टर्स के लिए तो ठीक है, जिस तरह अब रियल एस्टेट में कहा जा रहा है कि भाई अब टैक्स कम किए उसका फ़रोग होगा, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल इस तरह से हल तो मईशत के नहीं होंगे। कुछ सेक्टर्स जो हैं उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन असल बुनियादी मसला कहाँ पे है? क्या ये बजट जो है जिसे आम आदमी तो सिर्फ अल्फाज का घोरक धंधा कहता है, तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? फिर मैं कह रहा हूँ कि अब गोरख धंधा यही नहीं कह रहे आम आदमी, खास आदमी भी कह रहे हैं। अब खास और आम में कोई फर्क नहीं रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये इसके मसाइल पाकिस्तान के हल उस टाइम होंगे जब पॉपुलेशन पर कंट्रोल होगा। देखिए, पॉपुलेशन ऐसी तेजी से बढ़ रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डिमांड एंड सप्लाई में क्या। अब डिमांड आ गई है खुराक की और सप्लाई कम हो गई है। अब डिमांड आ गई है माइनिंग की और सप्लाई कम हो रही है। अब डिमांड आ रही है कि भाई हम जो है हमें रिलीफ यहाँ मिले। दरअसल अगर आप देखो तो एक टाइम में ईस्ट पाकिस्तान जो था वो ज़्यादा पॉपुलेटेड था वेस्ट पाकिस्तान से। तो ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना तो उन्होंने मैसिव करके उसको रोक दिया, पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली। और मेरे ख्याल में अभी भी 17 करोड़ के पॉपुलेशन पर है इस वक्त। हम तो दायरे के 12-13 करोड़ से यानी ईस्ट पाकिस्तान से कम से डबल पर चले गए हैं ऑलमोस्ट, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। तो यही मसला आता है कि जब गवर्नमेंट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाह रही है तो पर्टिकुलर 4-5 सेक्टर में कर सकेगी और बाकी सेक्टर में नहीं कर सकेगी, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं होती। और मैं एक और आपको सजेशन दूंगा कि ये अब कहीं पर ये बात भी की जाए कि भाई जब आप कहीं पर कोई PSDP में वो करते हैं, डेवलपमेंट के लिए देते हैं फंड, तो उसके अंदर जो करप्शन हो जाता है और वो पैसे गायब हो जाते हैं, तो उसका भी आप बजट में जिक्र करें कि भाई ये जगह पर हुआ तो हमको दोबारा रीफ्यूलिंग करनी पड़ी, रीफाइनेंसिंग करनी पड़ी, तो कि लोगों को पता चले कि ये एलिमेंट भी बजट में आ जाना चाहिए, क्योंकि पार्ट एंड पार्सल हो गया है। करप्शन का बजट अलग रख लें। करप्शन को ये तकरीर में इंक्लूड करें। अभी आप कराची आएंगे तो आपको रोड दिखा दूंगा जिसमें 6 अरब और 6 अरब में पैसे गायब हुए हैं और 4 साल 5 साल से वो बन रहा है BRT का रोड। ठीक है, अब उसकी वजह अच्छी और बड़ी मुनफरिद तजवीज़ है। मोतीवाला साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। वापस आके मैं ज़की साहब से और फ़हीम साहब से यही पूछूंगा कि ये भी बता देना चाहिए कि इतने का ये मंसूबा है, लेकिन इसमें इतनी जो है वो करप्शन हो सकती है या हो चुकी है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो बजट में आवाम के लिए क्या है इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अभी ब्रेक पे जाने से पहले एक तजवीज़ बड़ी अच्छी आई थी मोतीवाला साहब की, लेकिन ज़की एजाज साहब, ये तजवीज़ पे वैसे ऑन अ लाइटर नोट, क्या ये ठीक है? संजीदगी से इस पर कुछ हो सकता है कि भाई जब आप बजट दे रहे होते हैं तो करप्शन का भी बता दिया करें? और दूसरा ये कि आप जायज़ा ले रहे थे बजट का बड़ा ज़बरदस्त कि ये कैसा बजट है, मैं चाहूँगा कि वो ज़रा आप बताएँ हमें कि ये कैसा बजट है, अच्छा है, बुरा है, दरमियाना है? देखिए, जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से हम बात कर रहे थे, फेडरेशन और पूरी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, लेकिन इस हवाले से आज के बजट में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर कोई भी चीज़ हमें सामने पॉजिटिव नज़र नहीं आई। हमने कॉर्पोरेट टैक्स की बात की थी कि इसको कम किया जाए, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। हमने टर्नओवर टैक्स के ऊपर बात की, उसके ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं हुआ।
इसी तरह सुपर टैक्स पे यस जो 15 करोड़ से 50 करोड़ की जो स्लैब्स थी 6, उस पे उन्होंने जो 1 से 7% था उसको ज़ीरो किया है, और 50 करोड़ से ऊपर जो है वो 10% था उसको 8% किया है। लेकिन फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई आज के बजट में चीज़ सामने नहीं आई, एनर्जी कॉस्ट के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की तरक्की में एक्सपोर्ट की ग्रोथ में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम 3-4 साल से देखें तो हमारी एक्सपोर्ट 30 अरब 32 अरब के ऊपर खड़ी हुई है। तो मुझे आप ये बताएं कि जब किसी मुल्क की ग्रोथ नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा। यस, साथ साथ हमने डोमेस्टिक ग्रोथ की भी बात की थी, उसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से यस आज उसमें 4% जो टैक्स कम किया गया, लेकिन एग्रीकल्चर को जो कि हमारी बैकबोन है पाकिस्तान की, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। उस पर यस एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग की बात हुई, हमने इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की भी बात की थी कि इस वक्त हमें सॉफ्ट टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग भी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कल सर्वे पेश किया गया उसमें 4.2% की जीडीपी था जो कि 3.5% सामने आया। आज जीडीपी के ऊपर भी कोई बात नहीं की गई। जब जीडीपी नहीं बढ़ेगा, देखिए आप ये देखें कि 2.5% से हमारी हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, 60 से 70 लाख बच्चा पैदा हो रहा है। तो अगर हम अपनी जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे आप बताएं, अगर हम 4% या 4.5% भी टारगेट रखेंगे तो नेट हमें क्या मिलेगा। और इन्फ्लेशन जो अभी सीपीआई इंडेक्स आया हमारा मई का, वो 11.5% पे चला गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर ग्रो करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के ऊपर कोई बात नहीं की इस बजट के ऊपर। और साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जो डोमेस्टिक की अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, जो होलसेलर के ऊपर जो 0.25% था उसको 0.5% कर दिया, ये भी बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह जब मैंने आपको बताया शुरू में कि नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ किया गया है, तो इसका मतलब है कि लेवी बढ़ेगी, आपका इसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी। अभी 11.5% पे हम खड़े हुए हैं और ये आगे चली जाएगी। लेकिन जो एक पॉजिटिव आज चीज़ देखी गई है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे सब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो हमारा दफ़ाई बजट था। उसको 3 ट्रिलियन किया गया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा किया गया है। मैं समझता हूँ ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन आपका जो डेवलपमेंट का फ़ंड है वो कम किया गया है, सूबों का जो फ़ंड है वो कम हुआ है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है उसका फ़ंड कम हुआ है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी होगी कि हमें अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, हमने इंपोर्ट को कैसे कम करना है और एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर करना है। तो ये 3 चीज़ें आज के बजट में हमें नज़र नहीं आई। ठीक है फ़हीम साहब, ये बताइएगा, ये एक जो फिक्स टैक्स है जो छोटे दुकानदारों पे, इससे क्या कितना मददगार होगा? ये टैक्स नेट बढ़ा रही है गवर्नमेंट, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोगों का तो दरीना मुतालबा था, हमारा स्टांस ये है कि जब तक इस मुल्क में टैक्स बेस नहीं बढ़ती तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन्हीं पे जो है आप उनको स्क्वीज करते रहेंगे। तो ये बड़ा अच्छा अमल है गवर्नमेंट का। और बड़ा ये जो 200 मिलियन अप टू 200 मिलियन की अमाउंट पे जो फिक्स टैक्स लगाया गया है, और इसमें ये भी है कि आपको 5 साल तक इसका कोई ऑडिट नहीं होगा। आप इसमें अपना POS आपकी जो शॉप से उठा लिया जाएगा और आपके शॉप के बाहर बारकोड लगा दिया जाएगा ताकि आपको कोई आपकी प्रीमिसेस में कि बंदा अंदर दाखिल ना हो सके। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और इसमें जो एक फॉर्म हम कहते थे कि हमारा मुतालबा ये था कि बड़ा एक तो आसान हो और जो इसकी रेशियो है ना टैक्स की बड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इसमें हैं। 5 रीजनल लैंग्वेजेस में ये फॉर्म है, बड़ा आसान। तो इसमें छोटे ताजर की जो मुशावरत वो भी शामिल है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा टैक्स टू GDP अगर हमने बढ़ाना है तो इसमें हमें अपने दूसरे लोगों को टैक्स नेट में आना होगा। और इसका फार्मूला ये सिंपल, देखिए इकोनॉमी के हवाले से मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल इकोनॉमिक, ये अपने इसमें एक्सपेंसिव और आपकी जो इनकम को बैलेंस अगर आप कर लेना तो यकीन करेंगे इतना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम जिस तरह किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो, उसके जो बायर बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप लोगों को अगर आपने टैक्स नेट में लाना है तो आसान और कम शरह वाली टैक्स जो स्कीम ये गवर्नमेंट ने मुतारिफ कराई है, मैं समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है और हम इसको अप्रिशिएट भी करेंगे और लोगों को इसकी तरफ माइल करने के लिए अवेयरनेस सेशन भी कराएंगे। इस हवाले से मैं कहता हूँ कि इसकी
जो शराब टैक्स नेट के लिए जो ये फिक्स टैक्स लगाया गया है, इट्स गुड। और दूसरी एक चीज जो फाइनेंस बिल पेश होने से पहले एक रूमर थी, वो कहा जा रहा था कि सोलर पे और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे सेल टैक्स लगाने जा रही है गवर्नमेंट। तो मैं समझता हूं कि अगर वो खुदा ना खास्ता लगता तो बड़ा इन दोनों सेक्टर के लिए बड़ा डिसार्ट था। एक आप यानी एक अरसे से हम चाह रहे हैं कि ये दोनों चीजें इंप्रूव हों। हमारे मुल्क में जो सोलर की कैपेसिटी है जनरेशन, एनर्जी जनरेशन की, वो 700 मेगावाट क्रॉस कर गई है, सॉरी 7000 मेगावाट। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इन पर टैक्स नहीं लगाए गए बल्कि इनको मजीद सब्सिडाइज करने के हवाले से हमने लाहौर चैम्बर के हवाले से कुछ हमने प्रपोजल दी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से देखा जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर को रिलीफ आल्दो नहीं मिला, लेकिन जो सुपर टैक्स उनमें से अबॉलिश किया गया है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट। मुझे तो लग रहा है कि आप मुतमिन हैं, यानी कम्युनिटी के लीडर के तौर पे आप मुतमिन हैं इस जो ये बजट है, ये इत्मीनान बख्श है आपके लिए? नहीं, मेरा ख्याल है, देखें बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है, जो ग्राउंड रियलिटीज वो ये है कि इसमें कुछ चीजें मैंने तो अच्छी बुरी जो चीजें अब तक देखी हैं फाइनेंस में, जब तक ये आप देखेंगे इसमें कई असर अभी आने हैं, कई चीजें अभी आपको यानी कल तक या एक दो दिन बाद ये फाइनल होंगी। ठीक है। लेकिन फिर भी हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल जोन की कोई बात नहीं की गई हमारे यहाँ। अगर मैं आपको पंजाब की बात करूँ या लाहौर की बात करूँ तो हमारे सराउंडिंग में कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, बल्कि हुकूमत गवर्नमेंट यहाँ पे इंडस्ट्री को रीलोकेशन की बात कर रही है। रीलोकेशन उस वक्त होती है जब आपको उनको कुछ सब्स्टिट्यूट दें। तो हमारे पास सुंदर लाहौर में और कोट लखपत या जो नया कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया गया है, इसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। ये जो छोटी छोटी पॉकेट्स में सेल्फ जो आपने लोगों के लिए अपनी कोशिशों अपनी मदद आपके तहत लोगों ने अपनी जो इंडस्ट्री लगाई थी उसको रीलोकेशन के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल जोन की हमारे मुल्क को इस वक्त अच्छा बहुत जरूरत है। बिल्कुल उस हवाले पे ठीक हो गया, ठीक हो हमारे गया। बजट में कोई उनके लिए भी कोई खास चीज नहीं रखी गई। ठीक है ज़फ़र मोतीवाला साहब, ये एक बात ये कि ये जो BSP हमारे जैसे जो मुल्क हैं यहाँ पर, तो अब लोग ये भी एक तबका कहता है ना कि बहुत ज़रूरत है भाई लोगों की। आप देखें कि हालात क्या हैं, और हुकूमत जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि देखें ना साफ शफाफ तरीके से लोगों के घर पैसे पहुंच जाते हैं। और बजट से पहले दावा किया था बिलावल भुट्टो साहब ने, फिर उन्होंने करवा भी लिया है, 17% इसमें इजाफा भी हुआ है। तो ये इस तरह ये ठीक है, होना चाहिए। हम लोग इस तरह की चीज़ें अफोर्ड करते हैं। जिस तरह पहले एक राय आई कि भाई स्किल बेस्ड कुछ चीज़ें कर दें, वहाँ पर आप ये पैसे लगा दें, ना कि इस तरह के लोगों को बराह रास्त पैसे दिए जाएं जिस तरह से BISP। तो इस पर भी मैं चाहूँगा कि आपका टेक आ जाए। भाई ये बहुत अच्छी बात की है कि भाई आपने जो मेहनत से पैसे कमा रहे थे उनको बिठा दिया कि भाई ये आ जाएंगे, आप तो घर पर पहुंच जाएंगे, आप अपनी कचहरी करते रहो। अब मुल्क में जो पहले भी थोड़ा बहुत काम हो रहा था, स्पेशली सिंध में जो ज़राअत का, और वो उसमें भी वो सुस्ती अब करने लगे। ये तो और उनको हाथ उनका फैलाने की आदत डाल दी है। और जो स्किल बेस का कह रहे थे वो इसीलिए कह रहे थे कि आप इस तरह ना करो कि एक एनर्जेटिक कॉम हो और उसको बिल्कुल आप इजी पैसा दे दो, तो वो ऐसे ही हो जाएगा। उनका क्या है, वो छोटा सा टीवी लगा होता है, उधर जहाँ चाय बन रही होती है वहां जाकर बैठ जाते हैं सुबह से। तो ये चीजें जो है ना, ये मुश्किल हो गई है कि आप कई मरतबा कहते हैं कि यंग है, बंदे हैं, पॉपुलेशन यंग है, तो इसमें एनर्जी, भाई उसने कभी एजुकेशन नहीं ली, स्कूल का यूज नहीं किया, उसका जो काम था खेती बाड़ी उससे भी वो चला गया। तो ये चीजों से वो मैं तो डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि भाई आप सिंध की एजुकेशन देखें, खत्म, बलूचिस्तान में तो थी ही नहीं। KPK की कितनी अच्छी एजुकेशन थी कि पेशावर यूनिवर्सिटी लोग देखने जाते थे, नॉट फॉर द गर्ल्स, पर यूं ही जाते थे 70s में। अब वो तो है, वो तो ऐसा हो गया है कि उधर तो रोज कोई कत्ल व गारत हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। अपना ये एक जो थोड़ी बहुत अच्छी एजुकेशन है वो आपको लाहौर में मिलेगी या आपकी यूनिवर्सिटियों में मिलेगी या लम्स में मिलेगी। बाकी तो यूनिवर्सिटी के लेवल तक भी जब ये बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने हमारे पास,
तो हम उनको देखते हैं तो हमें सरप्राइज होता है कि पास कैसे हो गए, ऐसा हाल है। नीचे को तो आप भूल ही जाए, नीचे के लेवल पर मैट्रिक के और ये आप कहते हैं कि ये इजाफा जो है ये इजाफा ना होता तो बेहतर था BISP वाला। क्या कह रहे हैं आप, वापस कहें? जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आप इस इजाफे से डिसअपॉइंट हुए हैं आप? नहीं, ये मैं इसलिए डिसअपॉइंट हूँ कि आप इनको एक वर्किंग क्लास को आप पैसे दे रहे हो जो अब नॉन वर्किंग क्लास हो गई, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जो है नॉन, वो बहुत गलत है। बिल्कुल ठीक आपको है। पता है कितनी कॉटेज इंडस्ट्री चलती है बांग्लादेश में, ये जो एक्सपोर्ट करते हैं करोड़ों डॉलर में ये कपड़ा। हमारी भी टेक्सटाइल की है, लेकिन हमारी टेक्सटाइल की कॉस्ट इतनी पड़ रही है। ठीक, मैंने कहा लेकिन चलती नहीं है यहाँ पे। बस जो ब्रांड उठाते हैं उसके पीछे मेड इन बांग्लादेश देखते हैं, जब भी उसका टैग उठाते हैं, जो शर्ट उठाते हैं, बाहर भी कहीं शॉपिंग करने जाए तो पाकिस्तान को भी इस पे सोचना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोतीवाला साहब। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़की जा साहब, फ़हीमुर रहमान सहगल साहब हमारे साथ होंगे। बजट कैसा रहा, आवाम के लिए कैसा साबित हुआ, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, ये बताइएगा कि अब करना क्या चाहिए था जो नहीं कर सकी हुकूमत? जी, ये बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हमारा जो पावर टैरिफ है इसके हवाले से कोई बहुत बड़ा रिलीफ देना चाहिए था, क्योंकि हमारा इशू ये है हम रीजनल कंट्रीज में कंपेटिटिव नहीं है। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा होने की वजह से हम अपनी जो लोकल प्रोडक्शन है वो हमें महंगी पड़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है इस हवाले से। तो मैं समझता हूं कि एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से पावर सेक्टर का टैरिफ रिवाइज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 770 बिलियन रुपीस के जो नए टैक्सेस जो लगाए हैं, जिसमें पेट्रोलियम लेवी है, ये आप बताएं कि जब ये आप लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जब आपका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस रिवाइज होंगी, जब ऑयल प्राइस कम होंगी तो आप फिर भी यानी अपने पेट्रोल की प्राइसेस को कम नहीं कर सकेंगे। तो पेट्रोल प्राइसेस के साथ ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन सारी चीज़ें इससे वाबस्ता हैं, और तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ इससे ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टर के जब फ्रेट बढ़ते हैं तो आप की एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट ने ये जो बढ़ाया है, ये पेट्रोलियम लेवी के जो आपने टारगेट रखा है 1770 अरब रुपए का, ये भी अनजस्टिफाइड है। और दूसरा जो टैक्स नेट आपका लास्ट जो टारगेट था 14.131 ट्रिलियन रुपीस, वो आपने पूरा नहीं कर पाए। और अब आप बात करें 15.265 ट्रिलियन रुपीस, तो ये कहां से आएंगे? मुझे जरा ये भी तो फार्मूला बताए ना। बिजनेस एक्टिविटीज हो नहीं रही, नई इंडस्ट्री लग नहीं रही, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट, जो सेक्टर आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो एसएमई सेक्टर है। एसएमई सेक्टर के हवाले से आपने इस बजट में कोई ऐलान नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि और एसएमई सेक्टर किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और उसकी इकोनॉमी को बेहतर डायरेक्शन की तरफ मूव करने के लिए बिल्कुल ठीक हो, ये आपकी बैकबोन है इस हवाले से। और आप जिस तरह अभी आबादी का जिक्र किया गया है, आप अपनी आबादी बढ़ा नहीं रहे, खुराक की जो जरूरियात बढ़ रही है, इसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो इसी हवाले से फरूख साहब, किसी ने कहा था कि शौक से नूरे नजर लगते जिगर पैदा करो और जालिमों थोड़ी सी तुम भी मगर पैदा करो। क्या बात है, तो आपने पॉइंट आ गया आपका। लास्ट मिनट है, मैं ज़की साहब से बात करना चाह रहा हूँ। ज़की साहब, वो काम जो हुकूमत को फौरी कर लेने चाहिए थे लेकिन नहीं किए। देखिए, अगेन बात यही है कि हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से बात की थी। अगेन उस हवाले से आज के बजट में कोई चीज़ नज़र नहीं आई। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से कोई चीज़ नज़र नहीं आई। एग्रीकल्चर के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई। आम आदमी की इनकम के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई। जब देखिए आम आदमी, देखिए अगेन हम 25 करोड़ की आबादी हो चुके हैं और हर साल 2.5% से हमारी ग्रोथ हो रही है। तो जो 60-70 लाख बच्चा हर साल पैदा हो रहा है, उसको आपने क्या देना है? आपने एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं की है कि आप कितनी नौकरियां देंगे अगले साल में।
आप अपना जीडीपी कहाँ लेकर जाएंगे, आप अपनी एक्सपोर्ट कहाँ लेकर जाएंगे, इंपोर्ट बिल कैसे कम करेंगे। आपका जो रेवेन्यू बजट है वो 12,970 अरब ही है, तो इसका मतलब है कि आपका ना टैक्स बेस बढ़ रहा है, ना आपकी इकॉनमी का ठीक हो साइज गया। बढ़ तो रहा है। इस आबादी के साथ मसाइल आपके बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ज़की जब आपका बहुत शुक्रिया। फ़हीम रहमान साइकिल साहब आपका शुक्रिया। ये बजट कैसा रहा, अब आगे इस पर बहस भी होगी, चीज़ें भी आएंगी, लेकिन बहरहाल अवाम जो है वो एक मरतबा फिर देख रहे हैं कि हुक्मरानों की तरफ कि वो शायद कोई रिलीफ दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।